हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो थर्ड यूनिट के अंदर डेडलॉक्स है। और डेडलॉक के अंदर आज हम पढ़ाएंगे आपको मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। सो मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक के अंदर सबसे पहले हम इसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि हम कौन कौन से मेथड्स के थ्रू डेडलॉक को हैंडल कर सकते हैं, और फिर एक एक करके अलग अलग तरीके से हम इसकी वीडियोस बनाएंगे या फिर हम आपको इसमें समझाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम डेडलॉक को हम रिमूव कर सकते हैं या हटा सकते हैं या रोक सकते हैं हम किसी सिस्टम के अंदर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था डेडलॉक के अंदर। डेडलॉक आप जानते हैं कि डेडलॉक एक ऐसी स्टेजेस है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, हर प्रोसेस किसी ना किसी के लिए वेट करता है। और सबसे बड़ी चीज़ जब हमने आपको बताया था कि डेडलॉक के अंदर हमारी 4 कंडीशन जो थी वो नेसेसरी कंडीशन, अगर उसमें से कोई भी कंडीशन अगर हमारी लगती है तो दैट मीन्स कि डेडलॉक अगर होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। और जहाँ चारों कंडीशनें सक्सेस हो जाती हैं वहाँ पर ये मान के चलते हैं कि डेडलॉक तो निश्चित लगना ही लगना है, और वहाँ पर उसे रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दैट मीन्स कि ये बात करते हैं कि डेडलॉक के अंदर कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम डेडलॉक को हैंडल कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक के साथ। डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी अपनाएंगे। तो बच्चों, पहली स्ट्रेटजीज हम अपनाएंगे डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या कहता है? डेडलॉक प्रिवेंशन ये कहता है कि डेडलॉक किसी सिस्टम में आने से पहले ही हम उसे प्रिवेंट कर लें। दैट मीन्स कोई ना कोई मैकेनिज्म या कोडिंग सिस्टम के अंदर इस तरह कर लेते हैं हम कि डेडलॉक ही नहीं आए, कोई भी प्रोसेस जो है हमारा डेडलॉक की कंडीशन में ना ही आ पाए, पहले ही उसके थ्रू हम पहले ही उसके लिए रोकथाम कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक अवॉइडेंस क्या कहता है? डेडलॉक अवॉइडेंस क्या कहता है? डेडलॉक ये अवॉइडेंस ये कहता है कि अगर हम प्रिवेंशन नहीं कर पाते, दैट मीन दैट इज अ कॉस्टली। अगर हम बात करें डेडलॉक प्रिवेंशन, मतलब हम ये नहीं समझ सकते ना किस तरीके के प्रोसेस आएंगे हमारे, तो हम किस तरीके के प्रोसेस के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। दैट इज वेरी टिपिकल थिंकिंग। तो इस तरीके से ये सोच के कि डेडलॉक प्रिवेंशन मे बी वेरी कॉस्टली, मे बी टाइमली, मे बी कंज्यूमिंग फॉर एनी प्रोग्रामर और एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम दूसरी स्ट्रेटेजी हमारी अपनाते हैं हम डेडलॉक हैंडलिंग की। कोई भी अगर इन चारों में से कोई भी टेक्निक हमारी काम कर जाती है तो हम क्या कर पाएंगे, हम डेडलॉक को रोक पाएंगे। तो पहली बात करी थी प्रिवेंशन की, हम पहले प्रिवेंट कर लें, पहले ही हम उस सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर लें कि डेडलॉक ना आए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तब क्या होगा, सारी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं और पता लगता है कि हमने इतनी सारी तैयारी कर ली है और पता लगता है कि वो जो प्रोसेस है वो उस लेवल का ही नहीं है जिस हिसाब से हमने तैयारी कर रखी है। दैट मीन्स हमारा टाइमिंग, हमारा मनी, हमारा कॉस्ट सारा की सारा बेकार चलाएगा। तो इस हिसाब से देखें ना किस तरीके के सिस्टम है, किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस हिसाब से हमें किस तरीके के प्रिवेंशन टेक्निक्स अपनानी है, तो उसी तरीके से हम उस सिस्टम को तैयार करें ना। तो दैट मीन्स हर जगह ज़रूरी नहीं है कि हम डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक ही अपनाएं। चलिए, ये बात होगी डेडलॉक प्रिवेंशन की कि पहले ही कोई इंतजाम कर ले जिससे डेडलॉक ना आए। एक एक करके इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर एक एक टॉपिक को उठाएंगे हम इसमें। चलिए दूसरा करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस की बात कर। डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब है कि अगर हम प्रिवेंशन नहीं करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा इसे स्लो टेक्नोलॉजी पे आते हैं, बात करते हैं हम अवॉइडेंस की। अवॉइडेंस का मतलब है कि जैसे ही हम कोई प्रोसेस सिस्टम में लाएंगे, ऑपरेशन से प्रोसेस करने के लिए सीपीयू के पास पहुंचाएगा, तो देखते हैं रन टाइम पे कोई अगर हमारा डेडलॉक कंडीशन राइज होने की कोशिश होती है तो हम उसको वहां पर किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, वो टेक्निक्स अपनाएंगे। उसके लिए डेफिनेटली डिफरेंट एल्गोरिथम, एक एक करके हम इसको धीरे धीरे बाद में सब पढ़ेंगे। और याद रखिए, जो ये 4 टेक्निक है, इसी 4 टेक्निक के ऊपर ही आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाती है। जैसे ही चारों हमारी टेक्निक जो है हैंडलिंग स्ट्रेटेजी हम कवर कर लेंगे, दैट मीन्स आपकी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो बात करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस की, बात चल रही थी। अवॉइडेंस का मतलब रन टाइम पे हम ये चेक करेंगे कि इस प्रोसेस के आने से कहीं सिस्टम के अंदर डेडलॉक राइज ना हो, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को वेट कराएंगे या उस प्रोसेस को हम प्रिम्प्ट करा देंगे या हटा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम डेडलॉक को रोक सकते हैं। थर्ड क्या है, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। चलिए, इससे लेजी और टेक्निक आती है थोड़ी सी, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। हम बात करते हैं कि हम रन टाइम पे भी हम नहीं चेक कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम प्रोसेस को आने दिया जाए सिस्टम में, और प्रोसेस होने पर, अगर जब कोई प्रोसेस होने पर कभी डेडलॉक आता है, जब डिटेक्ट करते हैं कि हाँ जी अब डेडलॉक आ गया है,
डेडलॉक आने के बाद हम सोचेंगे कि इसकी रिकवरी कैसे की जाए। कहते हैं ना कि जब तक कोई मुसीबत ही नहीं आया सॉल्यूशन क्यों ढूंढा जाए, जब तक मुसीबत आएगी तभी तो सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अगर मुसीबत ही नहीं है, जबरदस्ती की सोच के बैठे कि मुसीबत आएगी मुसीबत आएगी, अरे मुसीबत आएगी ही क्यों, पहले तो ये सोचिए ना, जब मुसीबत आएगी तब उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। दैट मीन दैट इज अ 3 लेजी टेक्निक। दैट मीन फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, देन इसके बाद ये टेक्निक आती है, उसके बाद हमारी ये टेक्निक आई डिटेक्शन एंड रिकवरी। जब सिस्टम डिटेक्शन डेडलॉक होगा तब देखेंगे उसका क्या डिटेक्शन करेंगे, उसकी रिकवरी कैसे करेंगे। और उसके बाद जो फोर्थ कंडीशन जो बनती है हमारी, वो बनती है डेडलॉक इग्नोरेंस। डेडलॉक इग्नोरेंस का मतलब है बेटा कि हम कहते हैं कि ये हमारा इग्नोरेंस का मतलब है कुछ इस तरीके का तत्व है ये कि जिसको कोई परवाह ही नहीं है, डेडलॉक आए चाहे ना आए उसे तो अपना काम करना है। लाइक दैट हम बात करें अपने लैपटॉप की, मोबाइल की या फिर डेस्कटॉप की बात करें तो आप देखिए कभी इनके अंदर डेडलॉक वाली कंडीशन आती ही नहीं है, और आती भी है तो हम इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आपने कई जगह देखा होगा, कभी कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते में, कभी किसी सिस्टम को किसी चीज़ को रन करते में, किसी भी एप्लीकेशन को रन करते में, मोबाइल के अंदर भी कभी सिस्टम हमारा हैंग होता है तो हम क्या करते हैं, या तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं या सीधी सिंपली से हम उसे रिस्टार्ट करते हैं और वो डेडलॉक वाली कंडीशन को रिमूव कर देते हैं। दैट मीन हम ये मान के ही चलते हैं कि सिस्टम में, हमारे डेस्कटॉप में, लैपटॉप में या मोबाइल में कभी डेडलॉक आएगा ही नहीं, आता ही नहीं है। ठीक है, विंडोज सिस्टम में आप देख लीजिए जो घर पे बनते हैं, विंडोज जो हम यूज़ करते हैं घर पे बनते हैं, मतलब घर पे जो हम यूज़ करते हैं जो विंडोज़ को, या जो लैपटॉप के अंदर जो हमारा ऑफिस या जो भी XYZ जो भी एप्लीकेशन पड़ी होती है, हम जब चलाते हैं कहीं पे अगर कोई एरर भी आता है तो हम उसे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और अगर ज़्यादा फॉल्ट होता है तो हम क्या कर देते हैं, उसे रीस्टार्ट मार देते हैं। दैट मीन्स हम इस चीज़ को मान के चलते हैं कि हमारा इन चीज़ों में कभी डेडलॉक आ ही नहीं सकता है। तो बेटा सबसे आसान टेक्निक तो यही है। रीज़न क्या है, इससे परफॉर्मेंस हाई होती है, टाइमिंग बचता है हमारा। अगर हम इन चीज़ों को सोच के चले कि डेडलॉक आएगा तो डेट मीन कहीं ना कहीं हम अपना टाइम कंज्यूमिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ CPU का यूटिलाइजेशन भी हम उसका जो है वो कम से कम कर पा रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं बार बार कहीं कहीं ऐसा नहीं हो, ऐसे टाइम कंज्यूम हो रही है, कॉस्टिंग भी बढ़ रही है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं टेक्निकों को यूज़ करे जा रहे हैं। सबसे आसान टेक्निक तो इग्नोरेंस ही है। इग्नोरेंस का मतलब है इग्नोर करो, जो भी होगा रिस्टार्ट कर दो सिस्टम और क्या सिस्टम चालू हो जाएगा। दोबारा से उस प्रोग्राम को दोबारा रिस्टार्ट कीजिए। अगर प्रोग्राम में फॉल्ट है किसी में तो हम उस प्रोग्राम को ही नहीं चलाएंगे, हम दूसरे प्रोग्राम को देखेंगे, किसी को सोच लेंगे इसमें तो कोई प्रोग्राम में कोई एरर है, या फिर उसकी कोडिंग को इस तरह से सेट करेंगे कि वो उसके कंपेटेबल बना ली जाए। दैट मीन हम ये मान के चलते हैं कि लास्ट वाली स्टेज में कि डेडलॉक होता ही नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से हम 4 टेक्निकों को यूज़ करेंगे। अब देखेंगे कौन कौन सी टेक्निकों को किस किस तरह यूज़ करना है। तो चलिए एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल डिस्कस तो हम एक एक टॉपिक को लेके ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं पहले डेडलॉक प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंशन का मतलब है कि दिस स्ट्रेटजी, पढ़ लेते हैं, दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व डिजाइनिंग अ सिस्टम। एक तरीके से डिजाइन करते हैं वायलेट वन ऑफ द 4 नेसेसरी, जो हमारी 4 कंडीशन है। आपको चारों कंडीशनों को आप जानते हैं। पहली कंडीशन थी नेसेसरी कंडीशन की म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी होल्ड एंड वेट, तीसरी नो प्रिम्पशन और फोर्थ इज अ सर्कुलर वेट। हम बात करते हैं अगर इन चारों कंडीशनों में से अगर हम एक भी कंडीशन को हम गलत साबित कर दें, दैट मीन्स कि अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन को नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कर दे, होल्ड एंड वेट को नो होल्ड एंड वेट कर दे, नो प्रिम्पशन को अगर हम प्रिम्पशन कर दें और सर्कुलर वेट को नो सर्कुलर वेट कर दे, कोई भी एक कंडीशन अगर हम कर पाए तो दैट मीन्स कि डेडलॉक नहीं आएगा। मे बी हो सकता है स्टारवेशन आ जाए, टाइमिंग लग जाए किसी प्रोसेस को आपका एग्जीक्यूट होने में, बट डेडलॉक नहीं आएगा अगर एक भी कंडीशन चारों में से हमने फॉल्स कर दी तो। ठीक, तो बात करते हैं पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन जैसा कि आप जानते हैं, हम बात करते हैं नॉन शेयरेबल मोड की बात करते हैं। नॉन शेयरेबल मोड में रख देते हैं कि जो भी प्रोसेस अगर आते हैं तो वो कॉमन शेयर को शेयर करें और उसमें कोई भी एरर ना है, इजीली आराम से शेयर कर सके। हर प्रोसेस किसी भी कॉमन शेयर को, कोई भी कॉमन प्रोसेस को शेयर कर सकें। तो ऐसा मुमकिन है? आई थिंक हम प्रैक्टिकली बात करें तो मे भी पॉसिबल हो, बट अगर बात करें एक सिंपल सा एग्जांपल कि क्या प्रिंटर शेयरेबल मोड में आ सकता है? आज तक नहीं आया, आगे की पता नहीं है। तो दैट मीन्स कि नॉन शेयरेबल मोड में ही रहेगा प्रिंटर। एक समय में प्रिंटर को केवल एक ही यूज़ कर सकता है, 2 यूज़ नहीं कर सकते प्रोसेस। तो दैट मीन्स कि ये टेक्निक जो है हमारी, शायद म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है ये वायलेटेड नहीं हो पा रही है हमारी। ठीक है ना। तो बात करते हैं दूसरी टेक्निक की, बात करते हैं। दूसरी टेक्निक थी हमारी होल्ड एंड वेट।
होल्ड एंड वेट का मतलब है कि मान लीजिए बहुत सारे प्रोसेस हैं और प्रोसेस क्या है कि उनको रिसोर्सेज चाहिए और सीपीयू के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो क्या करता है हमारा एक प्रोसेस की जो उसे प्रोसेस जो रिसोर्सेज मिलते हैं किसी प्रोसेस को उन्हें होल्ड कर लेता है और अनदर रिसोर्सेज के लिए वो वेट करता रहता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब वो प्रोग्राम हमारा सीपीयू में जब वो प्रोसेस हमारा सीपीयू में जाएगा तो जैसे ही वो जाएगा उसे होल्ड ही ना वो सॉरी उसे कोई किसी चीज के लिए वेट ही ना करना पड़े, होल्ड भी ना करना पड़े उसे। एक दोबारा बात करते हैं कि अगर कोई प्रोसेस हमारा सीपीयू में जाएगा या फिर बात करें कि प्रोसेस हमारा सीपीयू के लिए एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा तो उसे किसी रिसोर्सेज के लिए वेट ही ना करना पड़े, होल्ड ही ना करना पड़े। जैसे ही जाए उसे जो जो रिसोर्सेज चाहिए उसे एकदम तुरंत मिल जाते हैं, मिल जाए और वो एग्जीक्यूशन हो जाए। क्या ये पर्टिकुलरली हर प्रोसेस के लिए पॉसिबल है? आई थिंक ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें एक बार देख लेते हैं। ए प्रोसेस हैज फर्स्ट रिक्वेस्ट ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर एग्जीक्यूशन। ऐसा हो सकता है कि सब सारे रिसोर्सेज मिल जाए और वो एग्जीक्यूट हो जाए। वंस इट इज एक्वायर्ड ऑल द रिसोर्सेज ओनली देन इट कैन स्टार्ट एग्जीक्यूशन। एक साथ मिल जाएंगे रिसोर्सेज तो डेफिनेटली एग्जीक्यूशन उसका हो जाएगा, ठीक है। दिस अप्रोच इंश्योर दैट प्रोसेस डज नॉट होल्ड सम रिसोर्सेज एंड वेट। डेफिनेटली अगर उसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना किसी प्रोसेस को होल्ड करने की और वेट करने की, अगर सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे तो एक साथ वो, ठीक है ना, वो एग्जीक्यूशन ही कर जाएगा ना वो। लेकिन ड्रॉबैक क्या है इसकी? इट इज लेस एफिशिएंट। ये बहुत ही कम चांसेस हैं इसके कि एक साथ सारे के सारे उसे रिसोर्सेज मिल जाए। ये तो जभी पॉसिबल है ना कि जब केवल सीपीयू के पास एक ही प्रोसेस जाए, एक समय में एक ही प्रोसेस जाए। लेकिन हम बात करें मल्टी प्रोग्रामिंग की, दैट मीन मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें या मल्टीटास्किंग की बात करें जिससे सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो। लेकिन अगर हम ऐसे चलेंगे तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन ही नहीं होगा और सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो दैट में एफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी। तो ऐसा तो पॉसिबल बड़ा मुश्किल होगा ना। दूसरी क्या है? इट इज़ नॉट इम्प्लीटेबल, ठीक है ना। ये हम बात करें इसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हम इस चीज़ का। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट इन एडवांस विच रिसोर्सेज विल रिक्वायर ड्यूरिंग। हम ये भी नहीं कर सकते ना कि हमें उस प्रोसेस के लिए कौन कौन से हमें किसी प्रोसेस कौन कौन से हमें रिसोर्सेज चाहिए हम पहले से ही कैसे पता लेंगे हमें इसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। क्योंकि कई रिसोर्सेज तो ऐसे होते हैं जो सीपीयू के समय जनरेट होते हैं। इनपुट आउटपुट प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, मेमोरी की जरूरत पड़ती है, रजिस्टर की जरूरत पड़ती है। किस वक्त कौन सी बिट को होल्ड कर रहा है ये उस प्रोसेस को नहीं पता है ना। ये तो सीपीयू जानता है ना कि मुझे इसके अंदर क्या प्रोग्रामिंग कर रखी है इसने, इसके साथ मुझे कितने इसके साथ फंक्शन जो है मैथमेटिकली इसने जो अपने जो कोडिंग कर रखी है, मुझे किस मैथमेटिकल कोडिंग के लिए कितने मुझे रजिस्टर की जरूरत है। तो ये तो तभी चलेगा जब प्रोग्राम रन होगा तभी। कई तो ऐसी चीज़ होती हैं जो तभी आपकी प्रोसेस रिसोर्स की जरूरत पड़ती है जिन चीज़ों को। तो ये कंक्लूजन निकलता है कि होल्ड एंड वेट जो है हम एक तरीके से सोच सकते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका वो काफ़ी टफ लगता है, ठीक है ना। ये इफिशिएंट मैनर नहीं हो पाएगा हमारा, ठीक है ना। अब इसकी हम दूसरे अप्रोचेस की बात करते हैं होल्ड एंड वेट में। दूसरा अप्रोचेस क्या कर सकता है हमारा? दूसरा अप्रोचेस कहता है कि ए प्रोसेस इज अलाउड, एक प्रोसेस को अलाउड करें एक्वायर द रिसोर्सेज इट डिजायर एट द करंट मूवमेंट। जो करंट मूवमेंट कर रहे हैं हम उसमें जो जो उसे रिसोर्सेज चाहिए वो उसे एक्वायर करा दिया जाए, ठीक है। आफ्टर एक्वायरिंग द रिसोर्सेज स्टार्ट एग्जीक्यूशन, वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल जी कर देगा। नाउ बिफोर मेकिंग इट अ न्यू रिक्वेस्ट, जैसे उसकी कोई न्यू रिक्वेस्ट आएगी उससे पहले इट इज हैज टू कंपल्सरी रिलीज ऑल द रिसोर्सेज एंड इट होल्ड करंटली। वो क्या करेगा, जो उसके पास जो नई रिक्वेस्ट आएगी तो उसको सारे रिसोर्सेज को पहले वाले को क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा। और जो उसके पास जो नए वाले को चाहिए उन्हें वो रिलीज कर देगा। और जो उसके पास हैं और जो नए वाले प्रोसेस को नहीं चाहिए उन्हें रिलीज नहीं करेगा। और नए वाले को चाहिए उसे रिलीज कर देगा और वो नहीं लेगा वो एग्जीक्यूशन कर देगा, ठीक है ना। दिस अप्रोच इज इफिशिएंट एंड इम्प्लीमेंटेबल, ठीक है ना। ये लगता है कि कुछ इफिशिएंट है क्योंकि इसमें क्या है कि हमें वेट नहीं करना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए उसे पूरा रिसोर्सेज में लेने के बाद वो एग्जीक्यूशन में टाइम लगा रहा है करने में, जब तक दूसरा प्रोसेस आएगा और उसके पास से रिसोर्सेजों को ले लेगा और एग्जीक्यूशन पहले करेगा और चला जाएगा। उसका जैसे रिलीज करेगा फिर वो पहले रिसोर्सेज पहले वाले को मिल जाएंगे और अपना जितना भी कंप्लीशन कर सकता है करेगा। अदरवाइज नया प्रोसेस आएगा उसको वो फ्री कर देगा, उसके रिसोर्सेज को वो करेगा। दैट मीन्स कहने का पर्पज है छोटा प्रोसेस होगा वो पहले एग्जीक्यूशन करते हुए कंप्लीट चला जाएगा और जो बड़ा प्रोसेस होगा वो धीरे 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 करके वो अपना एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना। अब थर्ड अप्रोच क्या कहती है?
थर्ड अप्रोच कहते हैं ए टाइमर इज सेट आफ्टर प्रोसेस एक्वायर एनी रिसोर्सेज, आफ्टर टाइमर एक्सपायर प्रोसेस हैज कंपल्सरी रिलीज द रिसोर्सेज। अब थर्ड रिसोर्सेज ये कहता है कि एक टाइमर सेट कर दी जाए। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, टाइमर सेट कर दिया जाए। टाइमर सेट में ये है कि मान लीजिए किसी प्रोसेस को रिसोर्सेज चाहिए और उतने ही टाइम के लिए जैसे टाइम क्वांटम लगा दिया जाए, और अगर नया प्रोसेस आता है वो थोड़ी देर वेट करेगा लिमिटेड टाइम के लिए, और जो पहले वाले प्रोसेस का जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको उसे रिलीज करना पड़ेगा आफ्टर ए टाइम क्वांटम, और जैसे ही वो रिलीज करेगा दूसरा वाला प्रोसेस जो है वो प्रोसेस जो है वो उनको रिसोर्सेज को ले लेगा और एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा। आफ्टर दैट वो जैसे ही क्यू में दोबारा से लौट के आएगा पहले वाला प्रोसेस, उसके लिए फिर वही टाइम क्वांटम में धीरे धीरे वो भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, और इस टाइम क्वांटम के थ्रू कोई स्टारवेशन में भी नहीं आएगा, ठीक है ना, और डेडलॉक भी करना ही होगा, होल्ड एंड वेट भी मिनिमम से मिनिमम करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन होता है। ये भी एक अप्रोचेज लगती है कि हम टाइम क्वांटम, जिस तरीके हमने पहले पढ़ा था सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर राउंड रॉबिन टाइप की एक एल्गोरिथम यूज करेंगे, तो उसके अंदर ट्रू ये होगा कि हर प्रोसेस भी एग्जीक्यूशन करता चला जाएगा टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करें होल्ड एंड वेट, आगे इसमें डिटेल डिस्कस करेंगे इसके बारे में बाद में। चलिए तो नेक्स्ट क्या था इसका, नेक्स्ट हमारा नो प्रीम्पशन। पहली हमने बात की थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा है होल्ड एंड वेट कि अगर होल्ड एंड वेट ना करना पड़े उसे, ठीक है ना। तीसरी बात करते हैं हम, तीसरी बात करेंगे हम नो प्रीम्पशन। नो प्रीम्पशन का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि सीपीयू जो है इसकी फंक्शनलिटी है कि अगर किसी प्रोसेस को एक बार कोई रिसोर्सेज एलोकेटेड हो जाएगा तो वॉलेंट्री ही उसे छोड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर वॉलेंट्री की जगह कोई अगर प्रोसेस आता है और वो उसे फोर्सफुली लेकर अगर एजुकेशन करना चाहे, अगर ऐसा हो जाए तो शायद हम डेडलॉक से बच सकते हैं, ठीक। तो इस पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दिस कंडीशन कैन बी वायलेटेड बाय फोर्सफुल प्रिम्पशन, दैट मीन फोर्सफुली अगर हम उसे प्रिम्प्ट कर सकते हैं तो भी हमारा डेडलॉक बच सकता है। पर्पस क्या है हमारा, पर्पस हमारा यह है कि जो चार कंडीशन जो दे रखी हैं, इन चार कंडीशनों में से अगर एक को भी हम गलत कर देंगे तो हमारा डेडलॉक नहीं होगा सिस्टम, ठीक है ना। तो चलिए इसमें बात करते हैं। कंसीडर ए प्रोसेस होल्डिंग सम रिसोर्सेज, ठीक है ना। करंटली प्रोसेस ने कोई सम रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा है एंड रिक्वेस्ट अदर रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रखा है, दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेटेड टू इट, जो कि उसको इमीडिएटली एलोकेटेड नहीं हो पा रहा है। देन बाय फोर्सफुली प्रिम्प्टेड, अगर फोर्सफुली हम इसे प्रिम्प्टेड कर दे द करंटली हेल्ड रिसोर्स, जो करंटली रिसोर्सेज को हेल्ड कर रखा है, द कंडीशन कैन बी वायलेटेड, कंडीशन वायलेटेड। और हम यही चाह रहे हैं कि कंडीशन अगर वायलेटेड हो जाती है तो डेडलॉक नहीं होगा। दैट मीन्स ए प्रोसेस इज अलाउड टू फोर्सफुली प्रिम्प्ट द रिसोर्सेज प्रोसेस बाय सम अदर प्रोसेस ओनली इफ इट इज हाई प्रायोरिटी प्रोसेस और सिस्टम प्रोसेस, ठीक है। अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता है कोई या सिस्टम प्रोसेस आता है कोई, तो क्या होना चाहिए, वो वहां पर वो प्रिम्प्ट हो जाना चाहिए द विक्टिम प्रोसेस इन अ वेटिंग स्टेट। तो वो जो पहले वाला जो प्रोसेस चल रहा है वो किस में चला जाएगा, वो वेटिंग पे चला जाएगा, और दूसरा वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, डेफिनेटली एग्जीक्यूट हो जाएगा वो। तो इस तरीके से हम बात करें कि प्रोसेस जो है वो कंप्लीट, हमारा जो नया प्रोसेस आए उसको पहले वाले रिसोर्सेज के लिए वेट नहीं करना पड़ेगी, पहले वाला प्रोसेस उस रिसोर्सेज को रिलीज करेगा तब हम उसको दूसरा वाला जो प्रोसेस आएगा उसको वो क्या कहते हैं एक्सेप्ट करेगा, वो तब जाके वो एग्जीक्यूशन कर पाएगा। अगर फोर्सफुली उससे वो ले सकता है, छीन सकता है, तो उसे छीने, अपना एग्जीक्यूशन करे, चला जाए, जब उसके बाद रिलीज कर देगा तो पहले वाला फिर उससे ले रिसोर्सेज को। दैट इज द एक ये मेथड भी हो सकता है अगर हमारा प्रिम्पशन हो जाए तो, ठीक है ना। इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। चलिए उसके बाद जो लास्ट कंडीशन है हमारी उस पर भी एक बार फोकस कर लेते हैं। वो थी हमारी लास्ट कंडीशन है जो हमारी, वो है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का मतलब है कि जो हमारा प्रोसेस और रिसोर्सेज का जो साइकिल जो बढ़ रही है, अगर हम उस साइकिल को ब्रेक कर सके, तो डेफिनेटली डेडलॉक कंडीशन से बच सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें भी पढ़ लेते हैं। द कंडीशन कैन बी वायलेटेड, डेफिनेटली हम बैठे इसीलिए हैं कि कोई भी कंडीशन वायलेटेड हो जाएगी तो डेडलॉक नहीं होगा। बाय नॉट अलाउइंग ए प्रोसेस टू वेट फॉर रिसोर्स इन अ साइक्लिंग मैनर, में कोई वेट ना करे। टू वायलेट दिस कंडीशन द फॉलोइंग अप्रोच इज फॉलोड, अगर हम इस वायलेट करें तो कुछ अप्रोचेस को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं पहली प्रोसेस क्या है, ए नेचुरल नंबर इज सेंट टू एवरी। अब कह रहे हैं कि हर रिसोर्सेज को एक नेचुरल नंबर दे दिया जाए। मान लीजिए कि सिस्टम के अंदर अगर कोई रिसोर्सेज है तो उनको रैंडमली हम नंबर दे देते जाते हैं
ठीक है ना। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोई भी ऑर्डर हम चुन सकते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं, ईच प्रोसेस अलाउड रिक्वेस्ट रिसोर्सेज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिसोर्सेज नंबर। जो भी रिसोर्स को इंक्रीज या डिक्रीज ऑर्डर में हम चुन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर हम इंक्रीज ऑर्डर को फॉलो करते हैं, प्रोसेस रिक्वायर, अब वो प्रोसेस ही उसके अंदर सीपीयू में वो आएंगे जो लेसर नंबर को रिसोर्सेज को एक्वायर करेंगे, ठीक है। लेसर देंगे लेसर नंबर को, और उसका जो नया आएगा वो क्या करेगा, वो अपर नंबर को, इंक्रीज्ड नंबर को ही वो रीड करेगा, वो लेसर नंबर को रीड ही नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कि उसको पता, मान लीजिए 100 हैं, एक से लेके 1 2 3 4 और अप टू 100 है। तो अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस आता है, उसको 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब नया कोई प्रोसेस आता है तो उसको 1 2 नहीं मिलेगा, उसको नेक्स्ट इंक्रीजिंग में 3 और 4 मिलेगा। कोई नेक्स्ट आता है उसको 5 6 मिलेगा। दैट मीन्स कि इस तरीके से हमारे अगर प्रोसेस आते हैं और रिसोर्सेज को लेते हैं, तो आप देखिए डेडलॉक की कंडीशन होगी ही नहीं। बट अगर कोई रिसोर्सेज ने 1 और 2 ले रखे हैं और तीसरा कोई, वो दूसरा कोई प्रोसेस आता है उसे 1 चाहिए, तो डेफिनेटली डेडलॉक कंडीशन रहेगी, क्योंकि यहाँ पर वेट की कंडीशन क्रिएट होगी। लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि हम अगर इसे हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगा दिया जाए, नंबर के अकॉर्डिंग लगा, तो हम उस रिसोर्स, उस प्रोसेस को हम एंट्री ही ना दे जिसको वो रिसोर्सेज चाहिए जो वो पहले वाला प्रोसेस जो उसे एक्वायर कर चुका है। अगर हाँ उसके अलावा कोई रिसोर्सेज चाहिए तो वो एंट्री कर सकता है, और जैसे ही वो पहले वाला खत्म हो जाएगा वो क्यू में लग जाएगा आकर, रिसोर्सेज नए नेक्स्ट क्यू में लग जाएगा आकर, और उसके बाद वो क्या करेंगे, वो खाली हो जाएगा रिसोर्सेज, तो जो नया प्रोसेस आएगा वो उस रिसोर्सेज को एक्वायर कर सकता है। तो इससे एक अप्रोच ये भी बनी कि डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग हम ऑर्डर में हम उन रिसोर्सेज को नंबरिंग कर दें, ठीक है ना। चलिए, दिस अप्रोच इज द मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच एंड इम्प्लीमेंटेबल। ये प्रैक्टिकल अप्रोच भी और इम्प्लीमेंटेबल भी अप्रोचेज है। हाउएवर दिस अप्रोच में स्टारवेशन तो हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए उस पहले वाली प्रोसेस जब खत्म हो जाएगा रिसोर्सेज, तो वो क्यू में जाके कहाँ लग जाएगी, मान लीजिए 100 है तो एक से एक नंबर पे आके लग जाएगी। अब सोचिए अगर किसी दूसरा वो प्रोसेस जो आया था उसको पहले वाला चाहिए, तो अब उसको कितना वेट करना पड़ेगा उस 100 के बाद। मे बी सिस्टम के अंदर हम बात करें 100 हो सकते हैं, कितने रिसोर्सेज हो कह नहीं सकते हम इसके लिए, तो मे बी स्टारवेशन में जा सकता है, लेकिन डेडलॉक नहीं आएगा। और हमारा पर्पस क्या है, हम इसे वायलेट कर दें जिससे कि हमारा डेडलॉक ना आए, और सिस्टम में डेडलॉक नहीं आएगा। दैट मीन्स क्या है, वो प्रोसेस आ भी नहीं तो कभी ना कभी तो वो एग्जीक्यूशन हो ही जाएगा। बट अगर डेडलॉक आया तो दैट मीन्स वो प्रोसेस कभी भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो सबसे बड़ा पर्पस हमारा ये है कि हम इन चारों कंडीशनों में से कौन कौन सी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन और सर्कुलर वेट में कोई भी एक कंडीशन को हम वायलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वो डेडलॉक कंडीशन में नहीं जाएगा। तो ये जो टेक्निक थी बच्चों, ये हमने पढ़ी थी टेक्निक डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर टेक्निक, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं डेडलॉक हैंडलिंग स्टडीज की दूसरी टेक्निक की बात करते हैं हम। दूसरी थी हमारी डेडलॉक अवॉइडेंस। और डेडलॉक अवॉइडेंस कहना ये चाहता है कि जब कोई प्रोसेस सीपीयू या सिस्टम के अंदर आता है, तब हम डिसीजन लेंगे कि उसमें कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं है जो डेडलॉक क्रिएट कर सके, अनसेफ तो नहीं है, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। द स्टडीज इन्वॉल्व मेंटेनिंग अ सेट ऑफ डेटा यूजिंग विच डिसीजन इज मेड वेदर टू एंटरटेन न्यू रिक्वेस्ट और वेल। तो ये देखेंगे न्यू रिक्वेस्ट है कि ओल्ड रिक्वेस्ट है। अगर नई रिक्वेस्ट है तब क्या करते हैं, इफ एंटिंग अ न्यू रिक्वेस्ट, अगर न्यू रिक्वेस्ट आती है सिस्टम टू मूव, अब सिस्टम जब मूव करते हैं तब ये देखते हैं कि अनसेफ स्टेट तो नहीं है। अगर अनसेफ स्टेट में आ रहा है उसे लेने से, न्यू रिक्वेस्ट के लेने से, तो हम क्या करेंगे, उसे डिस्कार्ड कर देंगे हम, ठीक है ना। दिस स्ट्रेटजी रिक्वायर एवरी प्रोसेस, हर प्रोसेस के लिए स्ट्रेटजी अपनाएंगे। डिक्लेयर इट्स मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ईच रिसोर्सेज टाइप इन बिगिनिंग में ही चेक कर लेंगे कि हम किसी प्रोसेस के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इस नया, अब कोई भी प्रोसेस सिस्टम में आएगा तो डेफिनेटली मैक्सिमम तो हमें पता लग जाएगी ना कि हमें कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज चाहिए। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो सिस्टम के थ्रू ही जनरेट होंगे, बट मैक्सिमम उस प्रोसेस के लिए जो रिसोर्सेज हैं हम उनको तो गैदरिंग कर ही सकते हैं, और ये चेक कर लेंगे कि ये हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है सिस्टम में। और अगर उसमें अवेलेबल है दैट मीन्स हम उस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कराने के लिए कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा डेडलॉक अवॉइड हो सके, ठीक है ना। द मेन चैलेंज विद अप्रोच इज प्रिडिक्टिंग एंड रिक्वायरिंग ऑफ द प्रोसेस बिफोर। डेफिनेटली एग्जीक्यूशन से पहले हम इसे प्रिडिक्ट कर लेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज से एक्वायर्ड है
और उसी हिसाब से हम उस प्रोसेस को एंट्री करवाएंगे, ठीक है ना। ये आगे क्या कहता है, बैंकर्स है, इसके अंदर एक बैंकर्स एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस हुई है इसके लिए, डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए। जो भी हमने एग्जांपल्स बताए थे आपको आरएजी के अंदर, वो बैंकर्स एल्गोरिथम्स के ही एग्जांपल्स थे। बैंकर एल्गोरिथम में भी इस तरीके से एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे। तो आगे भी हम एग्जांपल इसमें सॉल्व करेंगे जब हम डिटेल में इस हेडिंग को, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो हम इसको भी डिटेल में हम बैंकर्स एल्गोरिथम को भी बताएंगे आपको। तो बात कर रहे हैं अवॉइडेंस के अंदर, बैंकर्स एल्गोरिथम इज एग्जांपल ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी। तो बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज करेंगे हम इस डेडलॉक अवॉइडेंस की स्ट्रेटेजी को दूर करने के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये दूसरी टेक्निक थी हमारी, स्ट्रेटेजी थी हमारी हैंडलिंग की। अब तीसरी हैंडलिंग की स्ट्रेटेजी हमारी डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। अब डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी में हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि डेडलॉक होगा तब देखेंगे कि उसकी रिकवरी कैसे करी जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं, दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व वेटिंग अनटिल डेडलॉक अकर, वेट जब तक करेंगे जब तक डेडलॉक अकर नहीं होगा। और आफ्टर डेडलॉक अगर जब डेडलॉक हो जाएगा, देखेंगे द सिस्टम स्टेट इज रिकवर्ड और नॉट। ये रिकवर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता, और रिकवर्ड हो सकता है तो कौन कौन से इसके अंदर हम एल्गोरिथम या टेक्निक यूज करें जिससे कि ये हमारा रिकवर हो सके। तो मेन चैलेंजेस, इसका मेन चैलेंजेस क्या है, इसका डेडलॉक डिटेक्शन रिकवरिंग का मेन चैलेंजेस क्या है। इस अप्रोचेस में हम जब भी इसे यूज़ करेंगे जब हमारा डेडलॉक डिटेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि डेडलॉक होने पर ही हम उसे डिटेक्ट करेंगे और ये देखेंगे किस कारणों से ये डेडलॉक हुआ है और उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा डेडलॉक इग्नोरेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें मानते हैं कि हमारा सिस्टम में डेडलॉक होता ही नहीं है, लाइक दैट बात करते हैं, दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व इग्नोरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक एंड एज्यूमिंग इफ इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, कि हम बात करते हैं ये होता ही नहीं है कोई डेडलॉक। दिस स्ट्रेटजी हेल्प टू अवॉइड द एक्स्ट्रा ओवरहेड और हैंडलिंग डेडलॉक। दैट मीन हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ओवरहेड की हमें जरूरत ही नहीं है। अगर डेडलॉक हमें दिखता है कि है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, मूव कर लेते हैं, ठीक है। लाइक दैट एग्जाम्पल हम बात करी थी हमने विंडोज़ और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर डेडलॉक होता ही नहीं है, होगा तो बहुत रेयर चांसेस होगा। अदरवाइज हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर तो 99% हमारा डेडलॉक होता ही नहीं है, ठीक है ना। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसी को इग्नोरेंस को ही हम बोलते हैं ऑस्ट्रिच अप्रोच। ऑस्ट्रिच अप्रोच का मतलब है, ये एक ऑस्ट्रिच एक पक्षी है, इसे बर्ड्स है। इसका क्या होता है, जब सैंड साइक्लोन टाइप का हमारा आता है तो ये क्या करता है, ये अपनी चोंच को रेत में गड़ा लेता है और ये सोचता है कि इग्नोर कर देता है कि वो जो हमारा साइक्लोन या जो हमारा तूफान या जो भी आया है वो कुछ नहीं है, और चोंच उसमें ज़मीन में गाड़ लेता है। दैट मीन्स इसीलिए हम इसको बोलते हैं दैट इज ऑस्ट्रिच अप्रोच, इसको हम इसका नाम देते हैं डेडलॉक इग्नोरेंस का मतलब इग्नोर कर देता है, उसको देखता है कि आ रहा है लेकिन उसे इग्नोर कर देता है, ठीक है ना। तो इसे हम ऑस्ट्रिच अप्रोच भी कहते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑस्ट्रिच अप्रोच तो आप बात कर सकते हैं डेडलॉक इग्नोरेंस इज द ऑस्ट्रिच अप्रोचेस, ठीक है। तो इस तरीके से 4 अप्रोचेस हमने आपको बताई हैं जो डेडलॉक की हैंडलिंग के अप्रोचेस हैं। वो पहली डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, थर्ड इज अ डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, एंड फोर्थ इज अ डेडलॉक इग्नोरेंस। एक एक करके हम डिटेल में इन टॉपिकों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और जैसे ही हमारी ये डिटेल 4 टॉपिक कवर हो जाएंगे आपकी यूनिट भी फिनिश हो जाएगी। थैंक यू।